सारन गुरु डिजिटल क्लास में एक मर्तबा फिर आप तमाम तलबा व तालिबात का इस्तक़बाल और खैर मक़दम है। आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। चूँकि वक्त अब कम रह गया है, बिहार एग्ज़ामिनेशन बोर्ड ने मॉडल पेपर को जारी कर दिया है। आप तलबा व तालिबात से गुजारिश ये है कि मॉडल पेपर के एतबार से तैयारी करेंगे तो इम्तहान में बड़ी मदद मिलेगी। इतना क्वेश्चन तो आ ही जाता है असल एग्ज़ाम में कि जिससे आप फर्स्ट डिवीज़न कर सकते हैं। मॉडल पेपर के साथ साथ जो टेस्ट एग्ज़ाम होता है उस क्वेश्चन को भी सामने रखकर आप तैयारी करें। मॉडल पेपर और टेस्ट एग्ज़ाम दोनों के क्वेश्चन को याद कर लेंगे, लिख कर याद कर लेंगे तो आप आसानी से अच्छे नंबरात से पास कर जाएंगे। सबसे बड़ा मसला तलबा के लिए ये होता है कि तलबा व तालिबात ज़बानी जवाब तो याद रखते हैं लेकिन लिखने में उनको दुश्वारी आती है। तो आप लिखने से आप भागे मत, लिखने में कोताही बिल्कुल ना करें, हरगिज़ ना करें, बल्कि लिखने की मश्क ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। ऑब्जेक्टिव का मसला तो अलग होता है, आपको 50% सब्जेक्टिव होता है और उसके लिए वक्त काफ़ी मिलता है। तो इसलिए अगर आपको लिखने की आदत हो तो आपको परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन का आंसर मैं समझता हूँ कि एक आंसर को या एक क्वेश्चन और आंसर को 5 मर्तबा लिख लिया जाए तो उसका आंसर ज़हन में महफूज हो जाएगा। अब आप चूँकि मैंने सोचा है कि ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर का होता है तो उसमें 20 नंबर का जो आंसर है, 20 नंबर के जो सवालात हैं और जो 10 सवाल का जवाब हर एक तालिबे इल्म को देना होता है और 3 नंबर क्वेश्चन में होता है। दर्ज झेल सवालात में से किसी 10 सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए और इसमें 20 सवालात होते हैं और आपको अपनी आसानी से 10 देना होगा। हर सवाल 2 नंबर का होता है तो 10 का जवाब देंगे तो 20 नंबर आपको मिल जाएगा। अब मॉडल पेपर में 20 क्वेश्चंस हैं, 20 सवालात हैं और एग्ज़ाम जो टेस्ट एग्ज़ाम हुआ वो भी, उसमें भी 3 नंबर सवाल 20 हैं तो 20 दूना 40। अगर 40 सवालात को अगर याद कर लेंगे लिख कर तो मैं समझता हूँ कि उसमें से 10 सवालात आपको आसानी से मिल जाएंगे असल एग्ज़ाम में और आप या उसको आप जवाब दे देंगे तो आपको भरपूर नंबर मिलेंगे। तो लिखने की बात जो असल बात मैंने कही है इस पर अगर आप तवज्जो देंगे तो इमला की गलती कम होगी, नहीं के बराबर। आजकल कॉपी चेक करने के वक्त यही मसला सामने आता है कि तालिब इल्म सवाल का जवाब तो बिल्कुल सही दिया है लेकिन इमले की गलती है।
अब इमले की गलती की वजह से भी आपका नंबर कम हो जाता है। अब जैसे शबनम कमाली का असल नाम क्या है, पहला क्वेश्चन, पहला सवाल, तो इनका नाम शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, असल नाम मुस्तफ़ा। अब मुस्तफ़ा जो है, अब यहाँ मसला है स्वाद और तो का मसला, ज़्यादातर बच्चे सीन और ते से लिख देंगे। तो आप अगर मश्क किए होंगे तो आपकी से गलती नहीं होगी और आपका इमला दुरुस्त हो जाएगा। तो इमले की गलती से महफूज रहेंगे तो आप सही से जवाब दे देंगे और आपको नंबर भी मिल जाएगा। तो शबनम, एक और बात, इमले की दुरुस्तगी का एक नुस्खा मैं बताता हूँ। वो क्या कि आप देखें कि क्वेश्चन को सही से गौर से पढ़ें, उंगली रख कर पढ़ें, और 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है तो उसका फायदा उठाएं आप, और उंगली रखकर आप क्वेश्चन को क्वेश्चन पर उंगली रखकर उसको पढ़ें, 2 मरतबा 3 मरतबा पढ़ें और समझने की कोशिश कीजिए। कभी होता है नहीं को हाँ समझ लेते हैं और सही आंसर याद है, फिर भी आप गलत करके चले आते हैं। तो वही असल तफहीम सवाल, ये बहुत बड़ी चीज है, उस पर हम ध्यान दें और तवज्जो दें उस पर। तो बिल्कुल, अब शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो यहां देखिए, अब आप आंसर अगर आपको लिखना तो आप सिर्फ मुस्तफ़ा रज़ा लिख देंगे, तब भी आपका सवाल, आपके ये सवाल का जवाब हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप पूरा लिखें, आंसर नंबर देकर जवाब नंबर 3 का ए। अब लिखेंगे आप शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा, स्वाद से मुस्तफ़ा रज़ा है। अब देखिए मुस्तफ़ा, मीम स्वाद तो फे, और फे के साथ ये चूंकि ये और उस फे पर खरा जबर, मुस्तफ़ा ये अरबी है, लफ्ज़ है, तो इसलिए इसको हम अलिफ से नहीं लिखेंगे बल्कि फे पर खरा जबर। तो ये इमला दुरुस्त होना चाहिए। अगर दुरुस्त नहीं होगा तो आपको नंबर कम मिलेगा। आप तो कहेंगे कि हमने जवाब तो सही दिया, मुस्तफ़ा रज़ा नाम, लेकिन आप इमला की गलती के सबब आपका नंबर कम हो गया और आपको कम मिला। तो ये हो गया शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। सुहैल अज़ीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, तो यहाँ बस लिखेंगे सुहैल, जवाब में सुहैल अज़ीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम अलाव है, अलाव, अलाव। अब कभी कभी होता है, यहाँ गौर से आप तैयारी करेंगे तो अब यहाँ अभी इसमें क्वेश्चन है सुहैल अज़ीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, तो आप अलाव जवाब, लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी बदल ये देता है कि अब पूछ देगा आपको कि सुहैल अज़ीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए की इशाअत कब हुई। एक सवाल उसमें है किताब में कि कब पहले अफसानवी पहला अफसानवी मजमूआ कब का नाम क्या और वो कब शाये हुआ। तो इसका भी आप आंसर याद कर लें, 1942 में ये किताब, ये पहला अफसानवी मजमूआ 1942 में शाये हुआ। तो अगर सवाल हो कि कब शाये हुआ तो आप लिखेंगे सुहैल अज़ीमाबादी का पहला अफसानवी मजमूआ अलाव 1942 ईस्वी में शाये हुआ, 1942 ईस्वी। अब तीसरा नंबर सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन
किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो आप लिखेंगे यहाँ किस के जगह पर, यहाँ किस के जगह पर इजाफा कर देंगे, यहाँ पटना, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, तो ये भी सवाल होता है, तो आप नफ्सियात लिख देंगे। अगर बदल कर क्वेश्चन आए तो नफ्सियात लिख देंगे। तो हो गया तीसरे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, नफ्सियात के प्रोफेसर थे। तो अगर और भी आपको बढ़ा देंगे तो इम्तहान या सिर्फ किस यूनिवर्सिटी में, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट भी लिख देंगे तो एग्जाम कॉपी चेक करने वाला और खुश होगा, और 2 नंबर का है तो आपको नंबर नहीं काटेगा। तो लिख देंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में नफ्सियात के प्रोफेसर थे। यहाँ नफ्सियात, नफ्सियात भी बढ़ा सकते हैं, नफ्सियात के प्रोफेसर थे, नफ्सियात के प्रोफेसर थे। तो 2 का सवाल हो गया आंसर, और ये बहुत अच्छा हो गया जवाब। तो कॉपी चेक करने वाला कहेगा कि नहीं, इसके अंदर जानकारी है, लियाकत है। तो कुछ नंबर अगर काटने का दिल भी होगा तो कहेगा नहीं, आपको इस 2 में 2 नंबर दे दिया जाए। निगार अजीम, चौथा क्वेश्चन, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो ये निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमू, अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम यहाँ क्या की जगह पर आप लिख देंगे अक्स, अक्स है, अक्स है, अक्स। निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम अक्स है। अक्स ये है जो 1990 ईस्वी में शाये हुआ। इतना भी बढ़ा देंगे तो और बच्ची और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये उसके बाद 5वां क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो Q2 में, ये 2007 में, गालिबन 2007 में हुई थी। तो इसका Q2। जमीन का दर्जा हरारत गुज़श्ता 100 सालों में कितना बढ़ा है? तो 0, उसके बाद ये 0.75 डिग्री, ये जमीन का दर्जा हरारत गुज़श्ता 100 सालों में बढ़ा है। कितना बढ़ा है? तो इतना बढ़ा है, लिख देंगे। यह कहाँ हुई थी? तो ये में हुई थी, क्योटो में हुई थी। ये तो इतना आसान हो गया, इस तरह आप जवाब देंगे। नेक्स्ट, सर सैयद की वफात कब और कहाँ हुई? ये सवाल। तो सर सैयद की वफात 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई। कहाँ हुई? पैदाइश दिल्ली में 1817 ईस्वी को, लेकिन वफात अलीगढ़ में। तो इसका आंसर आप कब की जगह पर लिख देंगे? 1898 ईस्वी। कब? यहां से यहां तक रखेंगे, कब और कहां में? अलीगढ़ में हुई। सर सैयद की वफात 1898 ईस्वी में या 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई। जाके जुमला ये को लिख दीजिए, अलीगढ़ में हुई, अलीगढ़ में हुई। चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ? ये सवाल का जवाब होगा चकबस्त का इंतकाल फालिज से हुआ। फालिज, रायबरेली स्टेशन पर उन्हें फालिज का अटैक हुआ और 1926 ईस्वी में वह इंतकाल कर गए। तो चकबस्त का किस बीमारी से? तो फालिज बीमारी से हुआ। यहाँ सिर्फ फालिज बढ़ा देंगे, फालिज बीमारी से। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करा? ये तो सबको पता होगा आप लोगों को।
क्योंकि ये तारीख का सवाल है, ये उर्दू अदब का सवाल नहीं है। ये तो ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने तामीर कराई, किसकी जगह पर इसको हटा देंगे? मुगल बादशाह ताजमहल, मुगल ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने तामीर कराई। अब देखिए, मज़ाह के दो शायरों के नाम बताइए। मज़ाह के दो शायर जिन्होंने अपनी शायरी में तंज़ो मज़ाह से काम लिया और मज़ाहिया अंदाज में इस्लाह का फरीज़ा अंजाम दिया है। तो मज़ाह के दो शायरों के नाम बताइए। तो एक तो आपकी किताब ही में है, दो में आप, एक में सैयद मोहम्मद जाफरी, या इसको 2 नंबर पर डाल दें, 1 नंबर पर अकबर इलाहाबादी लिख दें, ये सीनियर हैं, अकबर इलाहाबादी, 2 में इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी। और मज़ाह के 2 शायरों के नाम बताइए। तो 1 में अकबर इलाहाबादी, 2 में सैयद मोहम्मद जाफरी। गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? गालिब के आबा माने बाप दादा, आबा माने गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से, बाप दादा कहाँ से आए थे? तो लिख देंगे जवाब, गालिब के आबा व अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे। ईरान से हिंदुस्तान आए थे। कहाँ की जगह पर बढ़ा देंगे, गालिब के आबा व अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे। आकाश का मुतरादिफ लफ्ज क्या है? आकाश का मुतरादिफ लफ्ज, आकाश का माना तो मालूम होगा आप लोगों को, आकाश का माना आसमान। तो मुतरादिफ, फिर आसमान को और किस किस लफ्जों से या और के कौन कौन लफ्ज आसमान के लिए मुस्तमल है? तो यहाँ एक बात का ख्याल आप रखेंगे कि आसमान भी है, फलक है, चरख है, गगन। तो यहाँ मेरे एतबार से सबसे बेहतर जवाब ये गगन होना चाहिए। हालांकि अगर आप फलक भी लिख देंगे, आसमान भी, तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि आकाश किस जबान का लफ्ज है? आकाश संस्कृत का लफ्ज है जो हिंदी में आपको मुस्तमल है। तो अब हिंदी ही का और संस्कृत ही का कोई लफ्ज आप लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत यहाँ गलती होती है, हिंदी का लफ्ज है और मुतरादिफ के में हिंदी में रहने के बावजूद ये आप दूसरे ज़बान का लफ्ज लिख दिया जाता है। अरबी का लफ्ज है, उसका मुतरादिफ दूसरा लफ्ज, दूसरी ज़बान का लफ्ज लिख दिया जाता है। तो इस पर ख्याल करने की ज़रूरत है। तो आकाश का मुतरादिफ लफ्ज गगन क्या है की जगह पर लिख देंगे गगन। गगन, गगन। अगर फलक भी लिख देंगे आकाश तो ये आपका लेकिन बेहतर नहीं है। ये जब सबसे ज़्यादा बेहतर वही है कि आकाश का मुतरादिफ लफ्ज गगन इस्तेमाल किया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। फारसी शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे? अब यहाँ लिखा है फारसी शायरी में, हो सकता है कि मुम्तहिन सोचेगा कि थोड़ा सा एग्ज़ाम क्वेश्चन सेट करने वाला, चलो थोड़ा सा और
ये कर दिया जाए, चूँकि उर्दू में भी उनकी शायरी हमारे निसाब का हिस्सा है, तो उर्दू के शायर का नाम, उस्ताद का नाम पूछ दे। तो आप दोनों याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फारसी में फारसी शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद हकीम अब्दुल हमीद परेशान थे। फारसी शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद हकीम अब्दुल हमीद परेशान थे। अब इसी सवाल को यूं हो जाए कि फारसी उर्दू शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे, तो वहां लिखेंगे उर्दू शायरी में दाग देहलवी थे। मुबारक अजीमाबादी के उर्दू शायरी के उस्ताद दाग देहलवी और फारसी शायरी के उस्ताद हकीम अब्दुल हमीद परेशान। आगे अगला क्वेश्चन, गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? हालांकि ये सवाल अधूरा है। इसमें होना ये चाहिए कि गजल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसे क्या कहते हैं। लेकिन चलिए, आप उसका मफहूम यही है, मतलब पूछने का वही है कि उसका आंसर इसको पता, तालिब इल्म को पता है कि नहीं। तो आप उसको आंख बंद करके गजल के आखिरी शेर को आम तौर पर मक्ता कहते हैं। आम तौर पर ये क्या लिखेंगे, गजल के आखिरी शेर को आम तौर पर मक्ता, मीम काफ तो ऐन, मक्ता, गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। अब इसी क्वेश्चन को पलट दें कि गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो उसको मतला बोलते हैं। गजल के पहले शेर को मतला। मक्ता और मतला आमतौर पर बहुत से, तो इसका मक्ता और मतला गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, और गजल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसे मक्ता कहते हैं। अहमद फराज का एक शेर खुशखत लिखें, यानी अच्छी तहरीर में आप लिख लेंगे। तो किताब में तो है ही है, उनकी दो गज़ल शामिल है। तो आप एक शेर खुशखत लिख दें। तो मुझको जो शेर पसंद उनका है वो उसी को मैं चाह रहा हूं कि लिख दूं शेर। देखिए, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, ये पहला मिसरा है। दूसरा मिसरा, आँख में बूंद न हो, आँख में बूंद न हो, दिल में समंदर रखना। ये शेर हुआ, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद न हो, दिल में समंदर रखना। तो एक बात और, चूंकि इल्मी बात बता दें कि उस पर दो सवाल तो और बंद ही जाएगा। पूछ दे कि रदीफ कौन है, काफिया कौन है। तो आप देखना है कि दुनिया से छुपा कर, देखिए रखना और रखना ये दोनों मिसरे में आया है, तो इसलिए इस दोनों रदीफ हुई और
ये छुपाकर और समंदर, ये काफिया हुआ। तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए, परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए थे? क्योंकि परवीन शाकिर बिहार और दरभंगा चंदन पट्टी के उनके वालिद रहने वाले थे, लेकिन हिजरत करके वो कराची पाकिस्तान चले गए। परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए थे? तो कराची पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान, पाकिस्तान कराची। परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ की जगह पर? कराची पाकिस्तान गए थे। इरफान सिद्दीकी मुलाजमत से सुखदोश होने के बाद कहाँ सुकूनत पजीर हुए? तो इसका जवाब लखनऊ है। तो लिखेंगे इरफान सिद्दीकी मुलाजमत से सुखदोश होने के बाद कहाँ की जगह पर, कहाँ की जगह पर आप लखनऊ लिख देंगे। लखनऊ, लखनऊ सुकूनत पजीर हुए। इरफान सिद्दीकी मुलाजमत से सुखदोश होने के बाद लखनऊ सुकूनत पजीर हुए। हिंदी और उर्दू में क्या रिश्ता है? हिंदी और उर्दू में दो सगी बहनों का रिश्ता है। हिंदी और उर्दू में दो सगी बहनों का रिश्ता है, यानी दोनों आपस में सगी बहनें हैं। ये सगी बहनें क्यों हैं? चूंकि दोनों खड़ी बोली से निकली हैं, हिंदी भी खड़ी बोली से और उर्दू भी, तो इसीलिए इन दोनों को सगी बहनें कहा गया है। तो लिखते हिंदी और उर्दू में दो सगी बहनों का रिश्ता है। अर्जुन क्या है? तो अर्जुन बंगला जबान, अर्जुन बंगला जबान की एक कहानी है, एक कहानी है। अर्जुन क्या है? तो अर्जुन बंगला जबान की एक कहानी है, जिसके राइटर महाश्वेता देवी हैं। इसको उर्दू में तर्जुमा शाफे किदवाई ने किया है। नज़म दिए किस ज़बान की नज़म है? तो लिखेंगे नज़म दिए मराठी ज़बान, मराठी ज़बान की नज़म है। चलिए, नज़म दिए मराठी ज़बान की नज़म है। अब ये सवाल अगर हो कि इसका तर्जुमा किसने किया, तो सादिक साहब ने किया है। इसका राइटर कौन है? तो अरुण कुलहटकर हैं। ये अब उस जैसा क्वेश्चन आए आप उतना, लेकिन इस एतबार से आप ये कर लिया आपने, तो आज 20 नंबर का आप मॉडल पेपर के 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर पर हम लोगों ने तबादला ख्याल किया। अब अगले क्लास में इंशाअल्लाह फिर जो बाकी सवालात हैं उस पर हम समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना, शुक्रिया।